Hello dear student, this is Avinash Kishore, your avian sir, present with the next chapter which is called elasticity and thermal expansion. ठीक है, थर्मल फिजिक्स में हमने हीट के बारे में पढ़ा, उसकी एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, वो है एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी. अगर आप ज़्यादा गर्म करें तो बॉडी एक्सपैंड करने लग जाता है. तो उसमें इलास्टिसिटी और एक्सपेंशन दोनों एक चैप्टर के अंदर मैंने कवर किया है. तो इस चैप्टर में पहले सीखेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंडर आता है. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है. ठीक, तो सबसे पहले शुरू करेंगे इलास्टिसिटी से. इलास्टिसिटी देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये इलास्टिसिटी क्या है. हाउ विल यू डिफाइन इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, किसी भी बॉडी की, जिसके कारण अगर आप उस बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें तो वापस वो शेप अपनी रीगेन कर लेता है. ठीक है, जैसे अगर आप स्प्रिंग में देखे हो, आप स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स. जैसे आप छोड़ देंगे तो वापस अपनी शेप रीगेन कर लेता है स्प्रिंग. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है. ठीक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it regains its shape and size when deforming force is removed. ठीक है, जब आप हटा देते हैं तो ये शेप रिगेन कर लेता है. अब इसको समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे ये चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे. देखिए, जैसे ये एक सॉलिड है, मान लीजिए दिस इज अ सॉलिड, और इस सॉलिड में अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो सॉलिड को क्या कर सकता है. सोचो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, न्यूटन लॉज में हमने पढ़ा कि अगर बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो दैट फोर्स कैन ट्रांसलेट अ बॉडी. तो अगर आप दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, यही आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, आप इसको पकड़ के खींचते हैं. ठीक है, ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो यहाँ नेट फोर्स क्या है, 0. इसका मतलब ये बॉडी कैन नॉट ट्रांसलेट, दिस बॉडी कैन नॉट ट्रांसलेट बिकॉज नेट फोर्स इज 0. फिर हमने सीखा कि फोर्स कैन ऑल्सो रोटेट अ बॉडी. तो रोटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, उस फोर्स का टॉर्क चाहिए. तो देखो, ये जो फोर्स है, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम लाइन से पास कर रहे हैं. तो इसका मतलब इस फोर्स का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी. तो अगर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये घूम भी नहीं सकता. तो इस फोर्स के दो इफेक्ट्स तो नहीं होने वाले, एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन नहीं होने वाला. लेकिन देयर इज अ थर्ड इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, दैट इज एक्सपेंशन. इसकी शेप में चेंज ला सकता है. ठीक है, तो अगर आप इसको खींच रहे हो तो समझ लेते हैं कि ये इतना इलोंगेशन हो गया, लेट से इलोंगेट हो गया ये. ठीक है, ऐसे इलोंगेट हो गया. तो ये जो इलोंगेशन है, ये इलोंगेशन ये वापस अपनी शेप रीगेन कर ले अगर आप ये फोर्स हटा दें. तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी. ठीक है, तो इलास्टिसिटी हर टाइप के मैटर पे होगी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में होगी. लेकिन एक्सटेंट ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होती है तीनों में. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इलास्टिसिटी क्यों डेवलप होता है, क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इलास्टिसिटी. तो पहले इस रीजन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर आगे की स्टडी करेंगे. ठीक, तो देखिए, व्हाई दिस इलास्टिसिटी. Why there is elasticity? देखिए, there is a force called interatomic force.
इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये किस में लगता है, जरा समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। एक और है यहाँ पर एटम, इसका ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सिमिलरली इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो देयर आर 4 attractive and 4 repulsive forces when 2 atoms are nearby, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स चारों में कौन सा डोमिनेटिंग होगा, ये डिपेंड करेगा उसके पोजीशन पे, उसकी डिस्टेंस पे। तो मैं इसको ग्राफ से समझाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस। आपने ऐसी ग्राफ शायद देखी होगी केमिस्ट्री में भी, वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ठीक है। टिपिकल सा ग्राफ निकल के आता है ऐसा कुछ, ओके। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, इसमें ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, r0 या r0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस जगह पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 होगी। जब इस इतने डिस्टेंस पे आप रहोगे तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब जितने अट्रैक्टिव है उतने ही रिपल्सिव मैग्नीट्यूड फोर्स डेवलप होगी और एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इससे आप दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप फोर्स लगाए तो आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो क्या होगा कि इसके इधर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा और इसके इधर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा। समझ रहे हो, इसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्सेस आए तो एक डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम है, कोई फोर्स नहीं है। इस r0 से ग्रेटर डिस्टेंस पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा और इससे लेसर डिस्टेंस पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा। तो एक रिलेशन आपको पता होगा कि फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं, -du/dr, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इसका फोर्स का ग्राफ बनाऊं, इसी पे मैं बना देता हूं, तो यहां तक जो फोर्स है इस जगह हो जाता है 0 और फिर इसके नीचे जो होता है वो रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इधर ये फोर्स का ग्राफ है, दिस इज फोर्स। तो ये रिपल्सिव है, देखो, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव होगा। तो इतने में रिपल्सिव डोमिनेटिंग होता है, रिपल्सिव डोमिनेट्स, और इतने में अट्रैक्टिव डोमिनेट करता है, अट्रैक्टिव डोमिनेट्स, ठीक है। इधर इस जगह पे नेट फोर्स 0 हो जाता है। अब समझना ध्यान से, जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाकर इसकी डिस्टेंस बढ़ाएंगे, वैसे ही इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग रहेगा और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेगा। अब आप फोर्स हटाए तो ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव वाला, वो वापस उसको खींच कर ले आता है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। इसीलिए जब आप इसकी शेप को बढ़ा देते हैं, इसकी लेंथ अगर बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में अंदर में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होगी जो उसको वापस अपनी शेप रीगेन करने में हेल्प करेगा। उसी तरह से अगर आप उसको कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके इसको आप ऐसे शेप चेंज कर देते हैं, ऐसे इतना छोटा कर दिए आप कंप्रेस करके, तो जब आप फोर्स हटा देते हैं तो वापस इधर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग हो जाता है अंदर में, है ना।
तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होने के कारण क्या होगा, वापस से वो फोर्स लगाकर इसकी शेप को ओरिजिनल शेप में लाने में हेल्प कर देता है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी को अगर आप इलोंगेट करते हैं तो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है बिटवीन इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर फोर्स, ठीक है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स हेल्प्स टू रीगेन द ओरिजिनल शेप। सिमिलरली व्हेन यू कंप्रेस अ बॉडी, उसकी शेप जो है वो छोटी अगर आपने कर दी तो उसके बाद रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स वापस उसकी शेप को लाने में भी हेल्प कर देता है, ठीक है। तो ये है रूट कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द रीजन बिहाइंड इलास्टिसिटी। ऑल्दो इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट इंटरमॉलिकुलर फोर्स थोड़े वीक होते हैं एज कम्पेयर टू इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है, इसलिए मैं केवल एटम्स के बारे में बात कर रहा था ज़्यादा, राइट। तो दिस इज द रीज़न, आपको समझ आ गया, इसीलिए होता है। तो अब हम सीखेंगे कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे जो इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है सॉलिड्स के अंदर, मतलब लिक्विड्स गैसेस सबके अंदर की बात हो रही है, बट इस चैप्टर में बेसिकली हम ज़्यादा फोकस करेंगे सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो मैं पॉइंट में कह रहा था, है ना, इसको आप कॉपी कर लेना। जो मैं पॉइंट कह रहा था, व्हेन वी स्ट्रेच वी इंक्रीज आर, सो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस, देयरफॉर दिस फोर्स एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब वापस रिस्टोर करने में जो हेल्प करे शेप को, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। एंड दिस पुल्स बैक दोज एटम टू द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स देन आर डिक्रीजेस, सो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स विच एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे लिख दिया इसके बारे में, इधर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होता है, इधर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता है, ऑलराइट। तो चलिए अब टर्म्स डिफाइन करेंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ऑलराइट। चलिए तो पहला टर्म आता है स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेस क्या होता है वो समझते हैं। स्ट्रेस को मैं डिनोट करूंगा सिग्मा से, ठीक है। स्ट्रेस की डेफिनेशन है, स्ट्रेस is defined as the restoring force divided by cross sectional area, ठीक है, ये होता है स्ट्रेस। अब जरा एक बॉडी के डायग्राम से समझते हैं कि कौन से एरिया की बात हो रही है, ठीक है। देखिए इस जगह पे मैंने सॉलिड बनाया। अब जब आप यहां पे फोर्स लगाएंगे, इधर ये फोर्स, तो इस एरिया की बात करोगे आप, इस एरिया की, ये वाले क्रॉस सेक्शन की बात करोगे, ठीक है। तो या फिर इसके अंदर में कोई भी आप एरिया ले लीजिए, ये एरिया की बात करेंगे। तो अगर इस एक्सटर्नल फोर्स की बात करें, एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज यही डेवलप होने वाला है, क्योंकि अंडर इक्विलिब्रियम इफ दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग है, तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होने वाले। और एरिया आप क्या लेंगे, ये वाली एरिया को लेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे फोर्स क्या आ गया अपना, F, यही वाला F बाई A, ठीक है। ये रिस्टोरिंग होता है ऑल्दो, बट ये मैग्नीट्यूड वाइज एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर आ जाता है। बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों से कि हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, नहीं, स्ट्रेस नहीं लगाते, वो बॉडी के अंदर अपने आप ही डेवलप हो जाती है, ठीक है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उतने ही मैग्नीट्यूड का बाद में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ओके। तो ये हो गई बात। तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या आएगा, देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल ये प्रेशर जैसा ही डायमेंशन बन के आ रहा है या फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो इसकी डायमेंशन भी लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस
डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, ये आ जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ जाएगा, है ना। ये इसमें क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और उसमें एक एल बाई टू डिवाइड कर रहे हो तो एल माइनस वन हो जाएगा और टी माइनस टू ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब समझिए ध्यान से कि स्ट्रेस कितने टाइप के होंगे। स्ट्रेस जो होंगे वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में बटेगा, ठीक है। एक होगा नॉर्मल और दूसरा होगा टेंजेंशियल, ठीक है। तो एक सरफेस के परपेंडिकुलर आप लगा सकते हैं और एक सरफेस के टेंजेंशियल लगा सकते हैं। तो दो कैटेगरी में बटने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है बच्चों, इसके भी सब कैटेगरी होने वाले हैं, ठीक है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जो कि ये वाला है, ठीक है, इस तरह से है। ये बिल्कुल आप इसको इस शेप में लगाएंगे यहाँ पर, नॉर्मल टू दिस एरिया, नॉर्मल टू दिस एरिया, देयरफॉर दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। इस एरिया के नॉर्मल है इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, F बाई A इज सिग्मा। नंबर टू इज वॉल्यूमेट्रिक, या इसको बल्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो इस तरह का कोई बॉडी है, अब उसमें भी आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो चारों तरफ से लगा रहे हैं, तो वो सेंटर के तरफ ही जा रहा है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर ही रह रहा है, एरिया के परपेंडिकुलर ही रह रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा अगर आप एरिया ले लें, ऐसे छोटा सा ऐसे, तो इस पर छोटी सी जो फोर्स होगी छोटे से एरिया के लिए dA, वो पूरे टाइम नॉर्मल ही रहने वाला है ना, ये परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। तो इसीलिए ये भी नॉर्मल स्ट्रेस के अंडर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, छोटा सा फोर्स बाय छोटी सी एरिया, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रेस है। अब एक दूसरा भी स्ट्रेस होगा, ये ब्रॉड कैटेगरी मैंने बनाया है, वो है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब ये कैसे डेवलप होगा वो देखिए। ये मान लीजिए शेप है बॉडी की, ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स है। और अगर आप इस सरफेस के पैरेलली फोर्स लगाते हैं, है ना, जैसे मान लो ऊपर से आप देखोगे ऐसे ऐसे दिख रहा है यूं, तो आप इधर फोर्स लगा रहे हो, ऐसे इस पे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये सरफेस के जो पैरेलल आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। ऑलराइट। अब ये जो फोर्स है ये किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, तो इसका एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया ए है। तो नाउ दिस शियर स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, ये वाला फोर्स बाय एरिया, ठीक है। अब जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे ना, तो इस पर इस तरह का इलोंगेशन होगा, केवल ये ऐसा ऐसा बेंड हो जाएगा, ऐसा इस तरह से बेंड हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी के वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी के वॉल्यूम में चेंज बिल्कुल हो जाएगा। जैसे
ये जो है इसकी लेंथ ऐसे इलोंगेट हो सकती है, तो इलोंगेट होने पर क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। उसी तरह से इसको जब आप कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है ये ऐसे हो जाए चारों तरफ से, तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो लॉन्गिट्यूडनल केस है, लॉन्गिट्यूडनल केस, ये लॉन्गिट्यूडनल केस दो तरह के फोर्स लग सकते हैं। एक फोर्स इसको खींच के लंबा इसको करता है और दूसरा कंप्रेस करता है। तो जो खींच के लंबा कर रहा है ना, जो इलोंगेट कर रहा है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, तो दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड, दिस स्ट्रेस विल बी कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या क्या करता है, इलोंगेशन का काम करता है, इलोंगेशन। ठीक है, और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंप्रेशन लाता है, इसकी लेंथ जो है वो दब जाती है। ठीक है, मतलब इसको अगर आप शेप से डायग्राम वाइज समझे तो कुछ ऐसा है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको जब आप कंप्रेस करोगे लेंथ ऐसे छोटी हो जाएगी, और इसको आप खींचते हैं ऐसे, ये ऐसे, इसको खींचने पर क्या होता है, ऐसे लंबा हो जाता है ये। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, और इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एक बार फिर से बता दूं कि दो टाइप के स्ट्रेस होंगे ब्रॉडली, नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। नॉर्मल में दो कैटेगरी और बनने वाला है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस। देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है ये ओनली इन सॉलिड्स होता है, ओनली इन सॉलिड्स, और वो भी तब जब उस सॉलिड के लेंथ, ब्रेथ या हाइट, इन तीनों में एक वैल्यू बहुत बड़ी हो बाकी के दो के मुकाबले। जैसे इसमें देखो, इस एरिया के मुकाबले इसकी लेंथ बहुत बड़ी थी, तो इसमें आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ला सकते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक बल्क जो है ये तीनों में होता है। ठीक है, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में आप ला सकते हैं बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑल्दो तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में ही इलास्टिसिटी होती है। और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो सरफेस के पैरेलल होना चाहिए, तो इसके शेप में चेंज लाएगा केवल, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं ला पाता है ये। ठीक है, इट कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन, कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेस की बात। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, ना कि एक्सटर्नल फोर्स, ऑल्दो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है अंडर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ आप बोल सकते हो अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम यू कैन से दैट रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेस की बात। इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट आपको याद रखनी है। फिर इसके दो क्या कैटेगरी होते हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल में एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक वॉल्यूमेट्रिक है। और लॉन्गिट्यूडनल में आपको दो समझना है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव होता है। टेंसाइल वो होता है जो इलोंगेट करे, कंप्रेसिव वो होता है जो कंप्रेस करके वॉल्यूम और लेंथ उसकी छोटी करे। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब मैं नेक्स्ट डिफाइन करता हूँ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है वो देखते हैं, इसको कॉपी कीजिए। Now the next term is strain. Strain. Strain को डिनोट करेंगे एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। स्ट्रेन की डेफिनेशन है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन by original dimension, by original dimension।
ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को समझना, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो किसी भी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके किस तरह से चेंज आ रहा है, क्या वो लेंथ वाइज चेंज आ रहा है, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या वो कि कोई बेंड हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रही है, तो उसकी डायमेंशन में चेंज क्या है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब क्योंकि डायमेंशन आप जो भी लोगे वही नीचे भी लोगे, तो इसका मतलब ये यूनिट वाइज तो यूनिटलेस हो गया, क्योंकि ये दोनों की यूनिट सेम होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक रेशियो बन के आ जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो पहला केस में आते हैं, पहला केस लॉन्गिट्यूडनल केस पे आते हैं, ओके। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए, जब आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे थे तो चेंजेस किस तरह से आ रहा था, देखिए इसकी लेंथ वाइज चेंज हो सकती है, ऐसे है ना, ऐसे चेंज हो सकती है, तो इसमें चेंज क्या आ रहा है, लेंथ का चेंज, ऑलराइट। जब आप फोर्स लगाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, L है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ द नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। देखिए, इसमें आप इस तरह से चेंजेस क्रिएट करते हैं कि इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। तो मान लीजिए इसमें चेंज कितना आ गया, ये ऐसे छोटा हो गया, तो इसका पूरा कंप्लीट वॉल्यूम डेल्टा वी चेंज हो चुका है, और इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, वी। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज बाय ओरिजिनल, ठीक है। तो ये हो गया अपना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नाउ द थर्ड इज, क्योंकि आप shear स्ट्रेस लगाते हैं तो shear स्ट्रेन भी आ सकता है। तो shear स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं ना, तो टेंजेंशियल फोर्स में इसकी डायमेंशन में चेंज इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो कितने का x चेंज हो गया, मान लो इधर x बेंड हो गया, ठीक है। जब आप फोर्स लगाए थे ऐसा कुछ हो गया होगा, ऐसा जब आपने फोर्स इस तरह लगाया था, तो इसकी ओरिजिनल जो है ना वो आप यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये वाले को कंपेयर करते हैं। तो मान लेते हैं L लेंथ था ये, ठीक है। तो जब आप इसको लिखेंगे shear स्ट्रेन, तो shear स्ट्रेन में चेंज कितना है, x का, और ओरिजिनल क्या है, L है। तो जरा इस ट्राइंगल में देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर अगर ये एंगल वाइज चेंज हुआ है, लेट्स से फाई चेंज हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। इसका मतलब ये पूरा टर्म किसके बराबर बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं tan फाई के बराबर, इसके बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो S इज नथिंग बट tan फाई और x बाय L, ठीक है। तो तीन टाइप के स्ट्रेन होने वाले हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। एक होगा और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, एक होगी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और एक होगी टेंजेंशियल चेंज बाय दिस साइड लेंथ, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया जाता है, इसकी डेफिनेशन ही इसी तरह से है कि इसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, ओके। तो ये हो गई बात shear स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन हुक ने डेवलप किया था, जिसको कहते हैं हुक्स लॉ। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। तो पहले वो एक्सपेरिमेंट समझते हैं क्या है,
फिर उसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन निकल के आता है वो देखेंगे। ओके, अब आइए वो एक्सपेरिमेंट पहले समझ लेते हैं, फिर हुक्स लॉ डेवलप करेंगे कि क्या था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया वो कुछ ऐसा परफॉर्म किया गया कि यहाँ पर एक स्केल रखा गया, इस जगह पर वायर में हैंग करके एक स्केल रखा गया, ये था स्केल, और इस स्केल को स्ट्रेट रखने के लिए इसमें भी कुछ लोडिंग कर दिया गया था, यहाँ पे कुछ वजन डाल दिया गया था। ठीक है, अब इसमें स्केल है, इसमें कुछ मार्किंग की गई है और इसके सामने जो है वो वायर रख दिया गया, ये वाली वायर, इसी वायर में चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, ये वायर है। अब समझना ज़रा पॉइंट्स, इसके सामने ये ऐसे मार्किंग रखी गई और इसको कुछ ऐसा बनाया गया जिसमें आप लोड्स धीरे धीरे रख सकें। तो अगर आप लोड्स इसमें रखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, इस पर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो इसकी जो इलोंगेशन होगी वो इस स्केल से मार्किंग होगी, है ना। स्केल में जो मार्किंग की गई उससे आप स्ट्रेन को मेजर कर लेंगे, उसकी इलोंगेशन कितनी आई होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो मार्किंग करने के बाद उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ग्राफ ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को समझते हैं। तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, स्ट्रेन इधर है, ठीक है, और इधर स्ट्रेस है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में उसने प्लॉटिंग किया और कुछ ऐसा ग्राफ बन के आता है। ज़रा देखो पॉइंट को ध्यान से। टिपिकली इस तरह से निकल के आता है कि पहले बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसा रहता है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होकर यूं, इस तरह का ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, अब जरा देखो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हैं। ये O से लेकर P तक बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। उसके बाद एक आता है इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक माना जाता है। फिर एक पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट, इस यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड बॉडी जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाएगी, टूट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर लोड बढ़ाते जाते हैं और इसमें चेंजेस देखते जाते हैं। तो एक लिमिट होता है, इस लिमिट तक बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, इसके बियॉन्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, लेकिन हाँ बॉडी इलास्टिक अभी भी होती है। इलास्टिक का मतलब यह है कि अगर आप एक बॉडी को इलास्टिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो बॉडी वापस अपनी शेप को रिगेन कर ले, वही शेप वापस बन जाए, तो वो कहलाएगा वो इलास्टिक है। लेकिन अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप वापस से रिगेन ना कर पाए तो बॉडी प्लास्टिक कहलाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो बॉडी इज प्लास्टिक। तो यहाँ तक ई पॉइंट तक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब अगर आप लोड यहाँ से हटाना शुरू करते, यहाँ जो आपने लोड लगाया, लोड का मतलब क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस, तो आप लोड यहाँ से हटाना अगर शुरू करते तो वापस बॉडी इसी रास्ते से वापस आ जाएगी और वापस अपनी शेप रीगेन कर लेगी। ठीक है, ई तक। तो मैं लिख देता हूँ O to P is called proportionality limit, proportionality limit। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है। अच्छा, अब E तक, O to E is elastic limit, इलास्टिक लिमिट, मतलब बॉडी इज इलास्टिक। ओके, अब Y तक, E से Y जो है, E से Y, E to Y
अब आप इसके बियॉन्ड अगर आप लोडिंग शुरू करते हैं, मतलब और स्ट्रेस लगाना शुरू करते हैं इसके बियॉन्ड, ई से बियॉन्ड, तो अब बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर आप अनलोडिंग करें तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, अभी अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं आएगा। अगर आप इसके बियॉन्ड डिफॉर्मेशन करते हैं तो ये इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से। इसका मतलब इसकी एक परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गई। दिस इज परमानेंट स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट। ठीक है, ये ओ डैश आता है कब? जब आप यील्ड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड या ओ से ई वाला रीजन जो है वो कहलाएगा प्लास्टिक रीजन। ठीक है, दिस इज प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक रीजन, ये पूरा इलास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन में तो समझ में आ रहा है, वापस अपनी शेप, उसी शेप को रीगेन कर लेगा अगर आप वहाँ से लोड हटाते हैं या आप बाहर वाला जो फोर्स है वो हटा देते हैं तो। लेकिन प्लास्टिक रीजन का क्या मतलब है? एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी उसमें। अब अगर आप लोड हटाएंगे तो वो वैसा ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाएगा कभी भी। ऑलराइट, तो दिस इज प्लास्टिक रीजन, दिस इज इलास्टिक रीजन। अब y का मतलब क्या है? y का मतलब है यील्ड पॉइंट। दिस इज यील्ड पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय यील्ड पॉइंट? यील्ड का मतलब गिव अप होता है। तो इसके बियॉन्ड वायर जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर इसके बियॉन्ड आप और लोड डालते हो तो वो टूटेगा ही टूटेगा। ऑल्दो आप इसके बियॉन्ड अगर पहुंच गए और आप अनलोडिंग भी करना शुरू किए तब भी वायर ब्रेक होगी होगी। ठीक है, तो लेकिन ब्रेक होने से पहले एक टिपिकल सा एक रिलेशन निकल के आता है जो कि ये सिग्निफाई करता है कि एक स्ट्रेस और उस बॉडी के अंदर डेवलप हो जा रही है, टूटने से पहले स्ट्रेस डेवलप हो जा रही है। ठीक है, तो F इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, वहां पर वो बॉडी टूट जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, इसके बियॉन्ड वो बॉडी टूट जाएगी। तो टूटने से पहले एक फ्लो के जैसा दिखाई देता है, स्ट्रेन एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, और तो ये हो गई अपनी बात। ठीक है, अब सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है या आपको कंक्लूजन इससे निकालना आना चाहिए। पहली बात, दो बॉडी के इलास्टिसिटी को अगर कंपेयर किया जाए, दो बॉडी के इलास्टिसिटी को कंपेयर किया जाए तो कौन से पैरामीटर से हम कंपेयर करेंगे? मान लो ग्राफ ही बना हुआ है तो उसकी इलास्टिसिटी अगर आपको कंपेयर करनी है तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे कि फॉर अ गिवन स्ट्रेन कितना स्ट्रेस उस बॉडी में डेवलप हुआ है। मतलब अगर ई पॉइंट जितना दूर होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही बढ़िया वो इलास्टिक होगा। ठीक है, तो अगर फॉर अ गिवन स्ट्रेन स्ट्रेस अगर ज़्यादा डेवलप हो रहा है तो वो अच्छी है पॉइंट, मतलब वो अच्छा बॉडी इलास्टिक है। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, फॉर अ गिवन स्ट्रेस स्ट्रेन शुड बी वेरी लेस, ये छोटा होना चाहिए, तभी इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा कहलाएगी। इसका मतलब आप इसके स्लोप से कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्लोप ज़्यादा है ना, अगर स्लोप ज़्यादा है तो सोचो इसकी जो स्ट्रेस है वो वाला ज़्यादा है, फॉर एंड स्ट्रेन शुड बी लेस, तो स्ट्रेन लेस होना चाहिए और स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बॉडी अच्छी इलास्टिक बॉडी कहलाएगी। तो अगर दो बॉडी को आप कंपेयर करें और दोनों का ग्राफ दिया जाए तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं फॉर अ बॉडी टू बी हाईली इलास्टिक या फॉर अ बॉडी टू बी मोर इलास्टिक than other then हाँ, तो स्लोप आप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ शुड बी ग्रेटर, ये होना चाहिए पहली बात। तो इसी पैरामीटर से आप कह सकते हैं
कि स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो अगर ऐसे कोई लेमन वर्ड में बात करें या किसी आम जनता से आप बात करो और पूछो कि स्टील में और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो वो आंसर क्या देगा? वो आंसर देगा कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है। बट टेक्निकल टर्म में अगर आप बात करें तो स्टील में स्ट्रेन कम आएगी फॉर गिवन स्ट्रेस, स्ट्रेन कम आएगी, पर रबर में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आएगा फॉर सेम स्ट्रेस। इसीलिए रबर इज़ लेस इलास्टिक एंड स्टील इज़ मोर इलास्टिक। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज फॉर अ गिवन स्ट्रेन द स्ट्रेस इन स्टील इज लेस देन द स्ट्रेस इन रबर। ठीक है ना, ये पॉइंट आप खुद से लिख लेना। तो ये पॉइंट बस मैं इतना लिख देता हूँ कि स्टील इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि इसकी जो ई वाला जो पॉइंट है ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू रबर। ठीक है, या उसकी जो स्लोप होगी रबर की कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होने के लिए ई वाला पॉइंट तक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेन कम आना चाहिए किसी भी बॉडी में फॉर अ गिवन स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस ज़्यादा आना चाहिए फॉर अ गिवन स्ट्रेन। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेन होगी तो ज़्यादा ये ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो आराम से वापस अपनी शेप रीगेन कर सकेगा। तो जितनी कम स्ट्रेन होगी उतनी अच्छे से शेप रीगेन कर पाएगा, तो वो अच्छा इलास्टिक बॉडी होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो आपको कंक्लूजन निकाल के रखना है ये है कि अगर ई से वाई के पॉइंट को देखो तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। तो अगर किसी बॉडी का प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है इसका मतलब वो बॉडी बढ़िया डक्टाइल है। ठीक है, तो फॉर डक्टाइल बॉडीज या डक्टाइल मटीरियल E to Y region, that is plastic region, should be greater, should be greater। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर मैं यहाँ बना के दिखा दूँ ऐसे छोटे से ही जगह में, तो इसकी ये जो रीजन है ना ऐसे होकर इसका E to Y वाला रीजन बड़ा होना चाहिए बिफोर ब्रेकिंग। तो इसको मैं यहाँ पे E ले लेता हूँ और ये Y ले लेता हूँ। तो ये वाला रीजन जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये रीजन बड़ा होना चाहिए। और ध्यान रखना इधर स्ट्रेस होना चाहिए और इधर स्ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने स्लोप यहाँ लिखा ना स्ट्रेस स्ट्रेन में, इसी का आंसर उल्टा हो जाएगा अगर ग्राफ स्ट्रेन और स्ट्रेस का बना हो। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगर स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ है तो फिर उल्टा होगा, स्लोप जिसकी कम होगी वो बढ़िया इलास्टिक बॉडी होगा। इसमें ध्यान रखना है आपको। तो ये एक बढ़िया डक्टाइल मटेरियल है। एक और मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। तो व्हाट इज अ ब्रिटल मटेरियल? सुना होगा आपने। ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो टूट जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल में प्लास्टिक रीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ई तक पहुंचने के बाद यही वाई हो जाता है, तो इसका प्लास्टिक रीजन होगा ही नहीं, यहीं पर ही फ्रैक्चर रीजन आ जाएगा। तो ब्रिटल बॉडी के लिए अगर ग्राफ देखें तो देयर इज नो प्लास्टिक रीजन, देयर इज नो प्लास्टिक रीजन। For brittle bodies। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ आपको। ये देखो ऐसे करके बस इतना ही ख़त्म। तो केवल ई रहेगा, वाई और यही पॉइंट वाई भी हो जाएगा। तो ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। Okay, so this graph is very important part of this chapter. Okay, so this graph you have to understand and also have to interpret the things which is mentioned in this graph.
प्लास्टिक रीजन कैसे समझते हैं? कोई बॉडी मटेरियल, कोई भी बॉडी डक्टाइल कब कहलाता है? डक्टाइल मतलब समझते हैं जिसको वायर में ड्रॉ कर किया जा सके, उसे कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल तभी हो पाएगा ना जब आप उसको खींचेंगे और वो टूटना नहीं चाहिए और वो परमानेंट एक शेप बनकर आ जाए। तो यानी कि प्लास्टिक रीजन उसकी बड़ी होनी चाहिए, है ना, यील्ड पॉइंट आने में टाइम लगे, तो बढ़िया प्लास्टिक रीजन मतलब वो बढ़िया डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। तो दिस इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो इसको गोल्ड के लिए ये वाला रीजन और बड़ा होता है, इसलिए गोल्ड को आप किसी भी शेप में ले आते हैं वो टूटता जल्दी नहीं है ना। उसको शेप में ले आते हैं, आप चेन बना लेते हैं, अंगूठी बना लेते हैं, रिंग बन जाता है, कोई भी शेप बन जाता है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड डक्टाइल मटेरियल। ओके, बट ब्रिटल मटेरियल जो आसानी से टूट जाता है, जैसे आपकी पेंसिल की निब है, वो बहुत ही ब्रिटल होता है, तो उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता है। उसमें आप अगर इलास्टिसिटी के बियॉन्ड अगर फोर्स लगाते हैं या स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो वो टूट जाएगी, स्ट्रेन डेवलप ही नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन पे बेस स्लोप वाले भी आ सकते हैं। स्लोप में बस ध्यान रखना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है कि स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ है, तो इसी का उल्टा हो जाता है अगर स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ होता है तो। ठीक है ना, चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब पढ़ते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ इसी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर ही हुक्स लॉ डेवलप होता है। ओके, ठीक है, कॉपी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ, तो हुक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी से लॉ बना। ठीक है, क्या है वो लॉ? देखिए उसमें है विदिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या हमें पता चला उस ग्राफ से? देखिए ये था अपना ग्राफ, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ओके, अब देखिए ये यहाँ तक है, ये ई है और ये है अपना पी। ओके, थोड़ा सा कर्व है ये, तो ये अपना स्ट्रेस और ये था स्ट्रेन। तो देखो कई बुक्स में थोड़ा सा गलत लिखा रहता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट वहाँ पे लिखा रहता है। तो इलास्टिक लिमिट तक ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, इसीलिए ये कहना गलत होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, नहीं, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ओके, दिस इज हुक्स लॉ। तो अगर इसको इक्वल करना होगा तो मुझे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते थे और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते थे। ठीक है, अब समझिए इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन। This E is called modulus of elasticity, ये होता है E। ठीक है, तो इस जगह से E की वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। Stress by strain is called modulus of elasticity. Now depending upon the types of stress and the types of strain, E will be characterized on 3 categories. ठीक है, तो 3 अलग अलग टाइप के E की वैल्यू होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी। जैसे टाइप 1 पहले में पहुंचते हैं, सबसे पहला, तो द first which we have is longitudinal case, that is Young's modulus। ठीक है, Young's modulus, तो इसको क्या y से डिनोट करेंगे। ठीक है, दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल केस। लॉन्गिट्यूडनल केस क्या होता है बच्चों?
देखिए अगर स्ट्रेस जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अगर नॉर्मल स्ट्रेस आप ले लीजिए और स्ट्रेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ले लीजिए, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस, तो जो E है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Y हो जाएगी। मतलब अगर नॉर्मल स्ट्रेस आप लेते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो लेते हैं तो E का नाम कहलाएगा यंग्स मॉडुलस। इसका मतलब मेरे लिए डायग्राम कैसा हो गया, देखिए ऐसा हो गया, एक वायर हो, ऐसे लेंथ वाइज अपन बात करेंगे, है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल केस ही यहाँ पे आने वाला है। तो ये अपना डेल्टा L होता है और ओरिजिनल लेंथ L होता है, और फोर्स आप ऐसे लगा रहे होते हैं, F कितने एरिया में लगा रहे होते हैं, A एरिया में लगा रहे होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। ठीक है, ऐसे। तो Y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Y इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या था अपना, F बाई A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L बाई L। ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इज F बाई A बाई डेल्टा L बाई L। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो डेल्टा L बाई L की तो कोई यूनिट होगी नहीं। इसका मतलब जो F बाई A दैट इज स्ट्रेस की जो यूनिट है और जो डायमेंशन है वही यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन और यूनिट होने वाली है। तो ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द डायमेंशन विल बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस will be m l minus 1 t minus 2। ठीक है, ये हो जाता है डायमेंशन। अब अगर नॉर्मल स्ट्रेस ना लेकर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना लेकर वॉल्यूमेट्रिक ले लें, क्योंकि स्ट्रेन दो टाइप के थे, इनफैक्ट तीन थे, तो इसलिए यहाँ भी तीन टाइप के डेफिनेशन होंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट वो कहलाता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इसको B से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि आप स्ट्रेस बेशक नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस ही लेंगे, लेकिन अब जो स्ट्रेन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। तो जरा फिर से समझ लेते हैं अपने पुराने डेफिनेशन से। ये था एक बॉडी, ठीक है, इसको आपने चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाया था। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है ऐसे, तो इसके वॉल्यूम में चेंज डेल्टा V आ गया लेट से। ठीक है, तो इस जगह पे मैंने कैसे डेवलप किया था फोर्स, छोटे से एरिया में छोटा सा फोर्स लिया था DF और DA एरिया लिया था। तो इस जगह पे जो सिग्मा होगा वो होगा DF बाई DA। अब ये मैथमेटिकली निकल के आता है डेल्टा P। क्या निकल के आता है, डेल्टा P, प्रेशर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस केस में डेल्टा P होगी। ऑलराइट, अब आते हैं इसके डेफिनेशन पर, B की वैल्यू पर। तो B क्या होगा, B इज डेल्टा P डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखिए, जब अगर प्रेशर चेंज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आप कंप्रेसिव लगा रहे हैं, अंदर में प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में वॉल्यूम
चेंज विल बी नेगेटिव, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस का साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो कंप्लीट डेफिनेशन इसकी इस तरह से है, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू माइनस P माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। अब अगर डेल्टा P पॉजिटिव, इफ डेल्टा P इज पॉजिटिव देन डेल्टा V इज नेगेटिव, ये होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो अगर डेल्टा P नेगेटिव देन डेल्टा V विल बी पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल वैल्यू हमेशा रिवर्स ही होती है, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये बात हो गई। तो ये है अपना नॉर्मल स्ट्रेस के दो पार्ट आ गए, इसमें वॉल्यूमेट्रिक आया और एक लॉन्गिट्यूडनल आया। अगर लॉन्गिट्यूडनल का केस आप करोगे तो वो कहलाएगा यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और अगर वॉल्यूमेट्रिक पार्ट आप करोगे तो वो कहलाएगा बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बल्क मॉडुलस है ना, ये गैसेस के लिए भी होता है, ठीक है। तो गैसेस के लिए मैं डिफाइन करके दिखाता हूँ ये क्या निकल के आता है। तो बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस अपन देख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस जो है वो सॉलिड्स के लिए ही होते हैं, ये गैसेस के लिए नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रेस की बात होती है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन केवल सॉलिड्स में होते हैं, इसीलिए केवल ये सॉलिड्स में होगा, ठीक है। ओनली फॉर सॉलिड्स, ओनली फॉर सॉलिड्स। बट ये फ्लूइड्स के लिए होते हैं, ठीक है, फ्लूइड। तो मैं गैसेस के लिए बताता हूँ कि क्या होता है इस गैसेस के लिए। तो देखिए गैसेस में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, प्रेशर की बात हो रही है और वॉल्यूम चेंज की बात हो रही है, तो वहाँ पर प्रोसेस भी डिपेंड करेगा कि कैसे प्रोसेस में आप प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज ला रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं क्या निकल के आता है बल्क मॉडुलस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में देखते हैं बल्क मॉडुलस क्या निकल के आता है फॉर गैसेस, ओके। इसको कॉपी कीजिए। तो बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस, देखिए बल्क मॉडुलस क्या निकल के आया था अपना, याद करो, माइनस डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई V, ये निकल के आया था। मैं कह रहा हूँ इसको रीअरेंज कर लेते हैं, V को ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाता है, माइनस V डेल्टा P बाई डेल्टा V, ठीक है। ये आ गया अपना बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, याद करो मैंने स्लोप क्या निकलवाया था, याद है क्या आपको? स्लोप क्या आता है अपना, स्लोप ऑफ दैट इज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट को आपने डिफरेंशिएट किया था। तो डिफरेंशिएट करके dP बाई dV, dP बाई dV, यही तो होता है अपना स्लोप। वो क्या आया था, माइनस P बाई V, ये आया था, याद आ रहा है, ये आया था अपना स्लोप। अब मुझे क्या चाहिए, dP बाई dV चाहिए, dP बाई dV इंटू V चाहिए। तो V को ले आइए इधर, तो इधर अगर आप V ले आते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस V ले आइए, माइनस V dP बाई dV इक्वल्स टू P आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर व्हाट कैन यू से, दैट बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट द प्रेशर। तो जो प्रेशर चेंज होता है वही बल्क मॉडुलस आता है आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है प्रेशर ही वैल्यू होती है, या प्रेशर में जो आप प्रेशर चेंज करते हैं, या किसी भी समय में जो प्रेशर है, एक V वॉल्यूम पे जो P प्रेशर है, वही आएगा आपका बल्क मॉडुलस, सही है। उसी तरह से आप आइसोथर्मल से आप पहुंचकर एक और प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जो आपको पता है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन आपको पता है क्या आता है,
वो आता है PV के पावर में गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको। देखो ये कैसे आता है, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। इसका प्रोडक्ट रूल का डिफ्रेंशिएशन अपन करते हैं यहाँ पे, और फिर dp/dv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो आंसर ये आता है। उसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dp/dv की वैल्यू क्या आती है, माइनस गामा टाइम्स p/v आता है। तो फिर से आप इस ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो क्या आता है, माइनस v dp/dv की वैल्यू क्या होगी, माइनस भी उधर चला गया तो गामा टाइम्स p हो गया। देयरफॉर व्हाट कैन यू से, दैट बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स p। ठीक है, ये होता है अपना बल्क मॉडुलस। आया समझ में? तो जब साउंड ट्रेवल करती है ना मीडियम में, साउंड जब ट्रेवल करती है तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि इतना सडन साउंड ट्रेवल कर रहा होता है कि हीट के एक्सचेंज होने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो कभी भी साउंड की प्रोपोगेशन की बात होगी, उसके स्पीड की बात होगी साउंड की, तो वहाँ पर आप गामा, वहाँ पे आप प्रोसेस कैसी लोगे, एडियाबैटिक लोगे, दैट इज़ वहाँ पे गामा भी आ जाएगा। तो गामा ऑफ एयर लोगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया बल्क मॉडुलस गैसेस के लिए। एक पॉइंट और नोट करके रख लो आप कि एक टर्म कभी कभी मिल जाता है आपको, वो है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ठीक है, या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको C से या K से किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप। तो ये होता है इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। जो बल्क मॉडुलस है उसका इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करो इस फॉर्मूले से तो क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए डेल्टा V माइनस डेल्टा V बाई V डेल्टा P, ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा कहीं आप ये तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ डेल्टा, यहाँ D है और यहाँ पे डेल्टा है, तो आपने कैसे रिप्लेस किया, ये तो डाउट नहीं हो रहा है ना आपको? क्योंकि इसी चीज़ को आप छोटे चेंजेस भी लिख सकते हैं, रेशियो तो वही रहेगा, बड़ा चेंज और छोटा चेंज का रेशियो इसमें सेम ही आता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला जाए आइसोथर्मल की क्या होगी, तो बल्क मॉडुलस जो आता है उसका इन्वर्स होगा, दैट इज़ 1/p होगा, और इसमें गामा टाइम्स p होगा। ठीक है ना, तो बल्क मॉडुलस की भी ऐसा यूनिट वही आएगी, डायमेंशन भी वही आएगा जो प्रेशर का आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल वाट जैसा निकल के आता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी आप लिख लीजिए इसको। अब तीसरा है शेयर केस में। ठीक है, तो शेयर केस ले लेते हैं, क्योंकि आप मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ, इसको ईटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी shear stress by shear strain, shear stress by shear strain। मतलब अपना वही हो गया F/A, बट इसमें क्या आएगा x/L आ जाएगा। तो इस ईटा को क्या बोलते हैं, ईटा को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसे डिफाइन करेंगे, अपना वही टेंजेंशियल वाला जो पार्ट है, ऐसे इसमें ये जो बेंड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मतलब टेंजेंशियल पार्ट जो होगी, टेंजेंशियल केस जो भी होगा, शेयर केस जो भी होगा, वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के अंडर आएगा, और इसको डिनोट करेंगे ईटा से। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट शुरू कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल केस, दैट इज यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड जो पार्ट है वो पहले डिटेल में सारा डिस्कशन कर लेंगे, फिर बल्क मॉडुलस वाले का करेंगे, और फिर लास्ट में इसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला केस शुरू करते हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल केस, यंग्स मॉडुलस वाले। ओके,
चलिए अब लॉन्गिट्यूडनल केस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल केसेस क्या निकल के आया अपना फॉर्मूला, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही निकल के आया, ठीक है। अब यहां से अगर आप रीअरेंज करें तो दो एंगल लेने वाले हैं, एक फोर्स का एंगल और एक चेंज इन लेंथ का एंगल। तो फोर्स का एंगल अगर आप लेते हैं तो फोर्स यानी कि ये रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, रिस्टोरिंग फोर्स है। ऑल्दो आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके बराबर ही ये निकल के आता है, बट ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये एज इट इज जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी डिनोमिनेटर में है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो, वाई ए और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। मैं एल को इसके साथ लिख देता हूँ। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये वाला टर्म कंप्लीट मटेरियल डिपेंडेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि वाई जो होगा वो मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बट मटेरियल टू मटेरियल वाई वेरी होता रहेगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, वाई ए एल, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है फॉर अ मटेरियल। तो अगर ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट है तो इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। नाउ देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू के एक्स जैसा है, और एक्स की वैल्यू डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ है अपना, ठीक है। ये आ गया, के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट वाला, समझ रहे हो। तो दिस इज एनालॉगी रॉड, एनालॉगी टू स्प्रिंग, आप इसको स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एक रॉड है ऐसे और इस रॉड को अगर आप खींचते हैं F से, तो इसमें जो इलोंगेशन आता है डेल्टा एल, जो इलोंगेशन आता है इसको आप उसी तरह से मान सकते हैं जैसे अपना स्प्रिंग था जो नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन आया था, ठीक है। ये था अपना डेल्टा एल। तो अगर ये k है तो इसके लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए वाई बाई एल, ठीक है। a क्या होगा, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाली एरिया को a बोलेंगे और ये अपना लेंथ हो गया l, ठीक है। तो बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। इसका मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आ जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो याद करो आपने स्प्रिंग में क्या पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये K1 है और ये K2 है और उसके बाद अगर आप खींचते हैं तो इसकी इक्विवेलेंट, मतलब इसको हटाकर एक स्प्रिंग आप लगा दीजिए, एक स्प्रिंग जो K इक्विवेलेंट की तरह काम करे, K इक्विवेलेंट। तो इसकी K इक्विवेलेंट होती है 1 बाई K इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, उल्टा है ना, जैसा आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में ये उल्टा होकर ऐड होता है, ठीक है। तो उसी तरह आप रॉड में भी लगा सकते हैं, अगर दो रॉड्स लगे हों तो उसकी जो A1 Y और L होगा उसको K की तरह रख के फाइनल आंसर जो आएगा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे एक स्प्रिंग यहाँ पर है और एक स्प्रिंग यहाँ पर है ऐसे, और इसको अगर आप खींचते हैं
तो ये अगर K1 है और ये अगर K2 है तो इसकी इक्विवेलेंट क्या होगी, K1 प्लस K2, ये होगी इसकी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो K की वैल्यू AY/L से रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी रॉड अगर पैरेलल लगे हों और आप खींचे तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व आगे कर सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो क्या मैं एनर्जी का भी काम कर सकता हूँ क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना हो U, तो वो क्या होता है, हाफ kx² होता था, दैट इज हाफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, y a/l। ठीक है, ये k हो गया इंटू x, x क्या होगा, डेल्टा एल का स्क्वायर, आप ऐसे कह सकते हो। तो एक स्ट्रेच्ड रॉड में जो एनर्जी स्टोर होता है, एक स्ट्रेच्ड रॉड में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इतना होता है। इसको आप कह सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड रॉड। ठीक है, वो होता है ये U इज इक्वल्स टू हाफ दिस वैल्यू। इसमें अगर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की जाए, रीअरेंजमेंट, तो देखिए आपको कुछ एक बड़ा सा बढ़िया सा बेहतर सा एक्सप्रेशन दिखाई देगा। देखिए तो इस जगह f की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो y/a/l और डेल्टा एल इसको एक साथ रख दें तो ये क्या होगा, हाफ f इंटू डेल्टा एल, ये होगा। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, इसका मतलब अगर L डिस्प्लेसमेंट लाने में जो फोर्स ने वर्क किया उसका आधा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब अगर मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहूँ, जिसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज U/V, U/V, ये होता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, अब जरा इस पॉइंट को समझिए। U कितना है, U ये है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हाफ y/a/l इंटू डेल्टा एल, तो मैं 2 बार डेल्टा एल लिख देता हूँ, डेल्टा एल का स्क्वायर। अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ये भी तो वॉल्यूम होता है। अब देखो ऊपर एरिया नीचे एरिया कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से, डेल्टा एल 2 बार है, एल और एल 2 बार है, तो ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं अगर ठीक तरीके से रीअरेंज कर पाऊं तो जरा देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो F की वैल्यू y/a/l इंटू डेल्टा एल इज कॉल्ड F, समझ में आ रहा है? या F/a को क्या लिख सकते हैं, y/l/l, तो y/l/l, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए y/l/l, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से ये चला गया इधर, ये इधर चला गया, तो F/a इज y/l इंटू डेल्टा एल, तो इसके जगह क्या लिखा जा सकता है, F/a, और F/a को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। अब इस पॉइंट को देखो, डेल्टा L/L को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेस, क्योंकि F/a इज स्ट्रेस एंड डेल्टा L/L इज
स्ट्रेन। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट हाफ into stress into strain, half stress into strain. This is called energy density. मतलब energy per unit volume, energy per unit वॉल्यूम क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल केसेस में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, बिल्कुल बारीकी में एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और आने वाला है जिसमें डेल्टा एल के बारे में बात होगी। कितनी इलोंगेशन आई, अगर आपको फोर्स पता है तो इलोंगेशन पूछा जाए तो वो कैसे करोगे, तो एफ एल बाई ए वाई हो जाएगा। इस पार्ट में मैंने क्या सिखाया, अगर आपको चेंज इन लेंथ पता है तो फोर्स कितना होगा वो इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इलोंगेशन निकालना हो तो उस फॉर्मूले को आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर ही लिख दूँ क्या, यहाँ लिख देता हूँ, चलो। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, ऑल्सो यू कैन मार्क स्टार, डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए वहाँ से एफ एल बाई ए वाई। तो इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे मैं कराऊंगा आपको। इलोंगेशन क्या होता है, एफ एल बाई ए वाई। अगर आपको रिस्टोरिंग फोर्स पता है, अगर आपको यंग्स मॉडुलस पता है, एरिया पता है, ओरिजिनल लेंथ पता है, तो आप बता देंगे कितनी इसकी इलोंगेशन होगी, ठीक है। और अगर आपको इलोंगेशन पता है तो आप फोर्स बता देंगे क्या होगी, ठीक है ना। तो आप रॉड को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, रॉड को ट्रीट कर सकते हैं स्प्रिंग के तरह, तो स्प्रिंग की सारी एनर्जी, सारे कंसेप्ट यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल केस के बारे में हो गया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ओके।